आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो इसका मतलब यह है कि आप पढ़ी या सुनी हुई चीजें जल्दी भूल जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं, तो आप समझ सकेंगे कि याद रखने की क्षमता को कैसे बढ़ाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्तिष्क जन्मजात होता है, किंतु ज्ञान अर्जित किया जाता है। स्मृति भी एक अर्जित किया गया गुण है। मस्तिष्क हमारे शरीर का उसी तरह से एक महत्वपूर्ण अंग है, जिस तरह से हृदय, यकृत और फेफड़े आदि। जिस प्रकार शरीर के अन्य अंगों के कुछ गुण और कार्य हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क के कुछ कार्य हैं और कुछ गुण भी। मस्तिष्क के मुख्य कार्यों में से एक कार्य सूचनाओं को याद रखने का भी है। वस्तुतः स्मरण दिलाना और उसे स्मृति में रखना मस्तिष्क का कार्य तो है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक वो उसका गुण है। गुण इस मायने में कि ये एक ऐसा भाव है, एक ऐसा तत्व है जिसे आपको हासिल करना पड़ता है। ये जन्मजात नहीं होता। आपने मानसिक रूप से कमजोर बच्चे देखे होंगे, जिन्हें हम मंद बुद्धि कहते हैं। इन्हें कुछ भी समझाने और सिखाने की कोशिश कीजिए, ये आसानी से नहीं समझते, और यदि समझ भी जाते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिले होंगे जिनकी याददाश्त आपको बहुत कमजोर लगी होगी। जहां तक मंद बुद्धि बच्चे और बहुत अधिक कमजोर याददाश्त वाले लोगों का प्रश्न है, निश्चित रूप से इनके मस्तिष्क के निर्माण और विकास में ही कोई न कोई ऐसी त्रुटि रह जाती है, जिसका खामियाजा उन्हें जीवन भर भोगना पड़ता है। इस त्रुटि के कारण उनका मस्तिष्क समन्वय, सामंजस्य और नियंत्रण का काम ठीक तरीके से नहीं कर पाता। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों के हाव भाव भी आपको थोड़े से विचित्र लगेंगे। चूंकि उनका मस्तिष्क उनके कार्यों का समुचित एवं संतुलित तरीके से नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, इसलिए उनकी चेष्टाएं कुछ अटपटी सी हो जाती है। ये सब मस्तिष्क के निर्माण और उसके विकास की कमी के कारण होता है। अधिकांश वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक स्मृति को एक प्रकार का गुण ही मानते हैं, बशर्ते कि किसी में कोई विलक्षण क्षमता न हो। इतिहास ऐसे विलक्षण मस्तिष्क एवं स्मरण शक्ति वाले लोगों का प्रमाण प्रस्तुत करता है। प्राचीन ग्रंथों में राजा भोज के दरबार में रहने वाले एक श्रुतिधर नाम के दरबारी का वर्णन मिलता है। उनकी स्मृति इतनी विलक्षण थी कि वे एक घड़ी यानी कि 24 मिनट तक सुने जाने वाले किसी भी प्रसंग के अंश को ज्यों का त्यों सुना सकते थे। स्वामी विवेकानंद की स्मृति तो इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने शिकागो के पुस्तकालय से एक बड़ा विश्वकोश निकलवाया, और उसके अगले ही दिन उन्होंने वो पुस्तक लौटाई तो उसके पृष्ठों को ज्यों का त्यों दोहराकर लाइब्रेरियन को आश्चर्य में डाल दिया। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन के बारे में तो कहा जाता है कि उन्हें अपने प्रत्येक सैनिक के नाम और पते याद थे। डॉक्टर हेलन केलर और ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की स्मरण शक्ति गजब की थी। हेलन केलर ने तो अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि मैंने अपने जीवन में किसी वस्तु को नहीं गंवाया। भारतीय जैन मुनियों सहित ऐसे अन्य अनेक नाम हैं, जिन्होंने अपनी स्मरण शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया है। इस स्मरण शक्ति के चमत्कार क्यों और किस प्रकार से होते हैं, ये तो एक रहस्य है जिस पर से पर्दा उठाया जाना है। लेकिन हमारे लिए ये जरूरी है कि हम विलक्षण स्मृतियों वाले इन व्यक्तियों को अपवाद ही मानकर चलें, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम रही है। और ये भी तो जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति की स्मरण शक्ति विलक्षण होगी, वो व्यक्ति महान भी होगा। रूस के एक पत्रकार थे शेरेस्सी। उनकी स्मरण शक्ति गजब की थी, किंतु वे एक औसत दर्जे के पत्रकार थे। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनमें तारीख याद करने की गजब की क्षमता है। उनसे किसी भी घटना, यहां तक कि छोटी से छोटी घटना की भी तारीख और वर्ष पूछा जा सकता है, और यह भी जरूरी नहीं है कि ये घटना और तारीख उनके अपने जीवन से जुड़ी हुई हो। उनके लिए इतना ही पर्याप्त है कि उन्होंने वो घटना और तारीख सुनी हो। यहां तक कि किसी भी घटना का सूक्ष्म से सूक्ष्म ब्यौरा वे इस प्रकार दे सकते हैं, मानो कि वे घटनाएं अभी अभी उनकी आंखों के सामने घट रही हों और वे उसकी रनिंग कमेंट्री सुना रहे हों। 20 साल पहले की घटना को ज्यों का त्यों बयान कर देना उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि सरकारी नौकरी करने वाले ये व्यक्ति
एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए। मेरे इस प्रसंग के उल्लेख करने का अर्थ केवल ये बताना है कि आपको यदि किसी व्यक्ति की अद्भुत स्मरण शक्ति के बारे में कुछ सुनने को मिलता है तो आप उससे आतंकित न हों। ये जरूरी नहीं है कि उसकी सफलता भी उतनी ही अद्भुत होगी। अधिकांश मामलों में हमें ये मानकर चलना चाहिए कि मस्तिष्क जन्मजात होता है, किंतु ज्ञान अर्जित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार इस अर्जित ज्ञान को मस्तिष्क में बनाए रखने के लिए साधना करनी पड़ती है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से स्मृति भी एक अर्जित किया गया गुण है, न कि जन्मजात गुण। ज्ञान और स्मृति के सही सामंजस्य से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जहां तक इसके जैविक बायोलॉजिकल स्वरूप का प्रश्न है, तो हमारा मस्तिष्क खरबों तंत्रिकाओं कोशिकाओं से बना हुआ है, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। स्मृति इन्हीं न्यूरॉन्स में सुरक्षित रहती है। दूसरी बात यह कि हमारे मस्तिष्क में साइनेप्स की संख्याएं जितनी अधिक होंगी, वो उतनी ही अधिक मात्रा में सूचनाएं ग्रहण कर सकेगा। फलस्वरूप मस्तिष्क एवं स्मरण शक्ति में भी उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। साइनेप्स ही कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परस्पर बंधन ही स्मरण शक्ति का मूल आधार है। हम अपने मस्तिष्क की सूचनाओं को एक दूसरे से जितना अधिक और जितने सुदृढ़ रूप में बांधकर रख सकेंगे, हमारी स्मरण शक्ति उतनी ही अधिक तीव्र और लंबे काल वाली होगी। आइए स्मरण शक्ति से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को जानें। हमारा मस्तिष्क मुख्यतः छायांकन की तरह नहीं, बल्कि चित्रांकन की तरह काम करता है। ये एक प्रकार से कैमरे की रील है। जिस प्रकार कैमरे की रील पर चित्र अंकित होते हैं, ध्वनि नहीं, ठीक इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी चित्र अंकित होते हैं, ध्वनि नहीं। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें हमारा मस्तिष्क चित्र लिपि के रूप में ग्रहण करता है। यदि दिमाग ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो उसका कारण यह है कि वो उस सुनी हुई ध्वनि या देखे हुए अक्षरों का चित्र बनाने में असमर्थ है। उदाहरण के लिए, आप जैसे ही गाय की ध्वनि सुनते हैं या किताब में छपा हुआ गाय पढ़ते हैं, वैसे ही आपके मस्तिष्क में गाय का चित्र उभर आता है और मस्तिष्क इसे अंकित कर लेता है। जबकि आप यदि लारेक्स शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसे समझ नहीं पाते। आप इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि इस ध्वनि को सुनने या अक्षर को देखने से आपका मस्तिष्क कोई बिंब नहीं बना पाया है। जबकि यदि स्पेनिश भाषा का जानकार ये शब्द पढ़ेगा तो उसे आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क ने गाय का चित्र बना लिया है। परीक्षा में आप बहुत तेजी से उत्तर लिखते जाते हैं। यदि आप ये उत्तर लिखते समय अपने दिमाग की प्रक्रिया का थोड़ी सी गहराई से निरीक्षण करें, तो पाएंगे कि आपके दिमाग में उस पुस्तक या आपके नोट्स के पन्ने उभर रहे हैं जिनसे आपने ये तैयारी की थी। यहां तक कि जब आपके नोट्स का एक पन्ना पूरा हो जाता है, तो आपका दिमाग आपको बिना बताए ही चुपके से उस पन्ने को पलटकर अगले पन्ने में दी गई जानकारियां देना शुरू कर देता है। क्या ये दोनों उदाहरण इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि हमारा मस्तिष्क चित्रों का स्मरण करता है, वो प्रतिबिंब ग्रहण करता है? मैं समझता हूं कि स्मरण शक्ति के संदर्भ में हमारे मस्तिष्क के इस चरित्र को जानना बहुत ही अधिक जरूरी है। यदि मस्तिष्क चित्रों को ग्रहण करता है, तो फिर ये बात बिल्कुल निर्विवाद है कि चित्र जितने स्पष्ट और गहरे होंगे, उनकी स्मृति भी उतनी ही दीर्घकालीन होगी। आखिर याददाश्त क्या है? यही न कि कोई बात मस्तिष्क में कितने समय तक बनी रहती है। विस्मृति ठीक इसके उल्टा है। विस्मृति का अर्थ है स्मृति का विलोप हो जाना, यानी कि भूल जाना। यदि हम इसे चित्र के संदर्भ में कहें, तो हमें कहना होगा कि चित्र का धुंधला पड़ जाना या चित्र का मिट जाना ही विस्मृति है। निराश न हो भूलने से। विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि हमारे मस्तिष्क पर एक बार जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, वो फिर कभी नष्ट नहीं होता। आमतौर पर जिसे हम सब भूलना कहते हैं, वो किसी जानकारी का खत्म हो जाना नहीं होता, बल्कि उस जानकारी का गुम हो जाना होता है। वो जानकारी हमारे दिमाग में तो है, लेकिन फिलहाल हमें मिल नहीं रही है। मिल इसलिए नहीं रही है क्योंकि हमने रखते समय बहुत ध्यान नहीं दिया था। मिल इसलिए नहीं रही है
क्योंकि एक बार रख देने के बाद हमने दोबारा उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। विस्मृति ठीक उसी तरह है जिस तरह हम अपनी कोई छोटी सी चीज घर में कहीं रखकर उसे भूल जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो उसे ढूंढने के लिए मारामारी मच जाती है, लेकिन वो मिल नहीं पाती। है वो चीज वही, लेकिन मिल नहीं रही है। और आपने देखा होगा कि अचानक एक दिन वो मिल भी जाती है। भूलने से निराश न हो। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई अवगुण नहीं है, ये दिमाग की कमजोरी भी नहीं है। ये मुख्यतः हमारी सतर्कता से जुड़ी हुई बात है। जिन कामों को हम सतर्क होकर करते हैं वे काम लंबे समय तक याद रहते हैं, और जिन कामों को हम यूं ही कर देते हैं वे यदि यूं ही गायब भी हो जाते हैं तो फिर भला उसका क्या दोष, और दोष आपका भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि हम सारे ही कामों को पूरी सतर्कता के साथ कर सकें। यही कारण है कि हमारा मस्तिष्क हर दिन की लगभग 95% सूचनाओं को मिटा देता है। तो फिर सवाल यह है कि इसके लिए दोषी कौन है? असल में इसके लिए दोषी है हमारी कार्यप्रणाली। हमसे गलती ये होती है कि पढ़ते समय जिन चीजों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए हम उन्हें प्राथमिकता न देकर फालतू की चीजों को प्राथमिकता देने लगते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो चूंकि इतिहास के किस्से कहानियां आपको अच्छे लगते हैं इसलिए आप उसे प्राथमिकता दे देते हैं। कहानियां तो याद हो जाती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अकबर किस सन में शासक बना था। इसलिए आप विश्वास रखिए कि यदि आप पढ़ते समय या किसी की बात को सुनते समय अपनी प्राथमिकताओं को ठीक कर लें तो भूलने के संकट से मुक्त हो जाएंगे। ये तो ठीक उसी तरह से है जैसे आप अपनी अलमारी में उन किताबों को और कपड़ों को सामने लगाते हैं जिनकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिनकी शायद ही कभी जरूरत पड़ेगी। उन्हें आप अलमारी के सबसे ऊपर के खाने के सबसे पीछे रख देते हैं, जिन्हें निकालने के लिए आपको स्टूल पर चढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार दिमाग को भी कम प्राथमिकता वाली बातों को याद रखने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है। विश्वास कीजिए कि विस्मृति इससे अधिक और कुछ नहीं है। एक बात और, भूलना अभिशाप नहीं है, ये तो वरदान है। वरदान। आप खुद सोचकर देखिए कि हमारी जिंदगी में जितनी भी बातें होती हैं यदि वे सारी बातें हमें याद रहें तो क्या हम सब आगरा के प्रसिद्ध पागल खाने में भेजे जाने लायक नहीं हो जाएंगे? हमारे दिमाग में बहुत सी अच्छी बातें रहती हैं तो बहुत सी बुरी बातें भी। कुछ कड़वे अनुभव होते हैं तो कुछ मीठे भी। यदि ये सारे कड़वे अनुभव हमें याद रहें तो क्या हमारा दिमाग करेले के पानी जैसा कड़वा नहीं हो जाएगा? निश्चित है कि ऐसा ही होगा। इस बात पर संदेह मत कीजिए कि याद रखने की अपेक्षा भूलना कहीं अधिक मुश्किल होता है, और चाहकर भूलना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप किसी बात को भूलना चाहते हैं तो इसके लिए आप उस बात को पहले याद करते हैं और इस प्रकार भूलने की जगह उसे याद कर बैठते हैं। फलस्वरूप वो लगातार याद होती चली जाती है। प्रख्यात पार्श्व गायक स्वर्गीय मुकेश का गाया एक गीत भी है। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। हमारे दिमाग में नई चीजों के लिए जगह बन सके उसके लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग से उन कचरों को निकालकर बाहर फेंक दें जो बेकार में दिमाग की जगह को घेरे हुए हैं। भूलने से यही काम होता है, फालतू की चीजें निकल जाती हैं। लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि उसके साथ जरूरी चीजें भी निकल जाती हैं। इसलिए याद रखिए कि भूलने की प्रक्रिया से मुक्त नहीं होना है, बल्कि आवश्यक बातों को भूलने की आदत से मुक्त होना है। और ऐसा हम कर सकते हैं पढ़ते समय अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करके, दिमाग को फालतू की बातों से बचाकर, पढ़ी हुई बातों को बार बार दोहराकर तथा पढ़ी हुई बातों को लिखकर या किसी को सुनाकर समझाकर। ऐसा करने से उस बात के बारे में हमारे दिमाग में बने हुए बिंबों पर पड़ी हुई धूल ठीक उसी तरह साफ हो जाती है जिस तरह पॉलिश किए हुए जूते पर पड़ी हल्की हल्की धूल। आप जूते पर हल्का सा ब्रश मारते हैं, जूता फिर से झकाझक हो जाता है। हमारे दिमाग के साथ भी बिल्कुल यही होता है। क्या है स्मरण शक्ति? हमारा मस्तिष्क कंप्यूटर की फ्लॉपी की तरह है। फ्लॉपी को आप देख सकते हैं, लेकिन स्मरण शक्ति को आप ठीक उसी तरह नहीं देख सकते जिस प्रकार फ्लॉपी में
अंकित अक्षरों को नहीं देखा जा सकता। फ्लॉपी में जो अक्षर अंकित है वही उसका ज्ञान है। स्वाभाविक है कि हमने जो कुछ पढ़ा है वही हमारे मस्तिष्क में है, लेकिन याद रखिए कि हमारा मस्तिष्क पूरी तरह फ्लॉपी भी नहीं है। फ्लॉपी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी तरफ से एक भी चिन्ह दिखा सके, लेकिन हमारे दिमाग में ये अद्भुत क्षमता है कि वो पढ़े हुए का उपयोग करके न जाने कितनी नई नई बातें लोगों के सामने रख सकता है। तभी तो इसे विलक्षण कहा गया है। स्मरण शक्ति का अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क पढ़ी हुई बातों को कितने लंबे समय तक याद रख सकता है और जरूरत पड़ने पर हमें कितनी जल्दी उसे दे सकता है। ये दोनों ही बातें स्मरण शक्ति से जुड़ी हुई है। यदि आपको पढ़ी हुई बातें परीक्षा हॉल में याद नहीं आई, तो फिर बाद में याद आना किस काम का। इसलिए स्मरण शक्ति के साथ दोनों ही बातें जुड़ी हुई हैं। पढ़ा हुआ कितने लंबे समय तक याद रहता है और कितनी जल्दी याद आ जाता है। तो आइए जानिए स्मरण शक्ति की इस दुनिया के बारे में ऐसी जरूरी बातें जो आपके लिए बहुत ही काम की होंगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिक एंटोनिया कन्विट ने अपने शोध में ये पाया है कि यदि व्यक्ति नियमित कसरत करे तो बढ़ती हुई उम्र के साथ उसकी याददाश्त भी कमजोर होने की बजाय बढ़ती जाती है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि खिलाड़ियों में एल्जाइमर और पार्किंसन रोग की शिकायत बहुत कम मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि देह की चुस्ती और तंदुरुस्ती का सीधा असर हमारे दिमाग पर होता है। कन्विट का मानना है कि हमारा मस्तिष्क हमारी मृत्यु तक समान रूप से काम करता है। उन्होंने अपने हाल ही के शोध में पाया कि जो लोग शारीरिक रूप से अधिक सुडौल और गठले थे, उनके मस्तिष्क का ग्रे मैटर अधिक सुदृढ़ रूप में मौजूद था। इस शोध का एक रोचक पहलू यह था कि जिन व्यक्तियों का वजन शारीरिक मापदंड के अनुसार अपेक्षाकृत कम था, उनका ग्रे मैटर और भी अधिक सक्षम था। इस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि बढ़ी हुई उम्र में अपना वजन नियंत्रित रखा जाए तो इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आप अपनी कक्षा के थुलथुल मोटे लड़कों को अक्सर भोंदू कहकर चिढ़ाते हैं। साथ ही आपको अब अपने इस विचार को भी बदल देना चाहिए कि बूढ़े लोग सठिया जाते हैं। ये गलत सिद्ध हो गया है और रक्त संचार की खोज करने वाले वैज्ञानिक विलियम हार्वे का मस्तिष्क तो उनके बुढ़ापे तक जितना अधिक तेज रहा, वो आपकी इस कहावत को 150 साल पहले ही झुठला चुका है। वैज्ञानिक एंटोनी कन्विट ने एक और शोध किया। उनके अनुसार यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित हो जाए तो इससे भी हमारी स्मरण शक्ति प्रभावित होती है। यहां तक कि इससे हमारे मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग हिप्पोकैम्पस भी आकार में छोटा पड़ जाता है। इससे पहले आपने पढ़ा है कि हिप्पोकैम्पस हमारे मस्तिष्क का वो भाग होता है जिसका स्मरण शक्ति से सीधा सरोकार होता है। इसलिए खाने में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रूप में ही ली जानी चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ एक शोध जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक गार्डन ने किया। उन्होंने पाया कि आपराधिक गतिविधियों में लगे अधिकांश लोगों की यादाश्त कमजोर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका दिमाग हमेशा भय और तनाव से भरा होता है। वे व्यायाम भी नहीं कर पाते। इसके कारण उनके मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस सिकुड़ने लगता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि हमें अपने हिप्पोकैम्पस को सिकुड़ने से बचाना है तो हमें अपने आप को गलत काम करने से बचाना होगा। वैसे तो गार्डन इस बात की गारंटी नहीं दे पाते कि अधिक उम्र के लोगों की याददाश्त निश्चित ही अधिक होती है, लेकिन वे इस बारे में अपने तर्क जरूर देते हैं। उनका कहना है कि इतिहास में आज तक कोई भी किशोर वय का व्यक्ति चिंतक नहीं हो पाया। उनका मानना है कि उसमें इस तरह के लक्षण भले ही बचपन से दिखाई देने लगे, लेकिन वैचारिक दृढ़ता और सिद्धांत प्रतिपादन करने की क्षमता उम्र की परिपक्वता के बाद ही आती है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मैं जानता हूं कि इसे पढ़कर आपको खुशी होगी, क्योंकि इसे कर पाना आपके लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि आप ऐसा करते हैं, खूब करते हैं, और करने के बाद आपको अफसोस होता है, मैंने ऐसा क्यों किया। अब शायद आपको अफसोस नहीं होगा। नींद केवल आराम के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि दिमाग के लिए भी उतनी ही जरूरी है। अगर याददाश्त बढ़ानी है
तो अच्छी और पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की एक टीम ने अपने अध्ययन में पाया है कि किसी भी नई जानकारी को दिमाग में बनाए रखने के लिए उसे सीखने के बाद के 5-6 घंटे काफी महत्वपूर्ण होते हैं। सीखने के बाद यदि 5-6 घंटे तक नींद ले ली गई तो उसके दिमाग में स्टोर होने की संभावना बढ़ जाती है। वो लंबे समय तक बनी भी रहती है। आइए जाने कि आखिर नींद में होता क्या है। डॉक्टर ए अब्दुल के अनुसार नई सूचना को ग्रहण करने में दिमाग को कई घंटे लगते हैं। इस समय हमारे मस्तिष्क का विशेष भाग हिप्पोकैम्पस सक्रिय रहता है। इसके कारण सूचना दिमाग में स्टोर हो जाती है। नींद के समय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उसमें ऊर्जा का संरक्षण होता है तथा कई मनोवैज्ञानिक जैसे स्वप्न देखना तथा जैविक क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारी याददाश्त पर पड़ता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है कि 6 घंटे से कम सोने पर याददाश्त संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन आपके साथ संकट ये नहीं है कि आप 6 घंटे से कम सोते हैं, बल्कि समस्या तो ये है कि आप कैसे 6 घंटे ही सोएं। यदि 6 घंटे से कम सो रहे हो तो उसे 6 घंटे कीजिए। परीक्षा के दिन में तो विशेषकर, क्योंकि उन दिनों आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के चक्कर में कम से कम सोना शुरू कर देते हैं। इस बात को तो आपने 1-2 बार नहीं बल्कि कई कई बार महसूस किया होगा कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तब बातें ठीक से समझ में नहीं आती, दिमाग भन्नाने लगता है, संभ्रम की स्थिति बन जाती है। इसलिए नींद लीजिए और पूरी नींद लीजिए, लेकिन याद रखिए कि एक सीमा तक ही। 7 घंटे से अधिक तो किसी भी हालत में नहीं। अब मैं आपको थोड़ी सी अलग बात बताने जा रहा हूं, जो मेरी नहीं बल्कि प्रसिद्ध मनोविज्ञानी ब्लूमा जीगर ने की है। वे अपने शोध से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पूरे हो जाने वाले कामों को लोग जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर उस काम को पूरा करने की जो प्रवृत्ति होती है वो तृप्त हो जाती है, जबकि काम अपूर्ण रह जाने पर अतृप्त प्रवृत्ति हमारी स्मृति को जगाए रखती है। लेकिन सोचिए कि हम करते क्या है। हम करते ये है कि अधूरे कामों को छोड़ देते हैं और जो काम पूरा करना है उसमें उतावलापन दिखाते हैं। नतीजा ये होता है कि ये दोनों ही आदतें हमारी स्मरण शक्ति को कमजोर बना देती है। चाहिए ये कि हम अपने अधूरे कामों को पूरा करें, बशर्ते कि वे हमारे लिए उपयोगी हों। ये काम हमें लंबे समय तक याद रहेंगे, क्योंकि हमने उन्हें बार बार दोहरा जो लिया है। मैं ऐसे बहुत से विद्यार्थियों को जानता हूं जो स्कूल से निकलकर एक कोचिंग में और फिर एक कोचिंग से निकलकर दूसरी कोचिंग में जाते रहते हैं। पढ़ने के बोझ के मारे ये बेचारे ये समझ ही नहीं पाते कि ये सचमुच में कर क्या रहे हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं। कनाडा के वैज्ञानिक डॉक्टर अमांडा कोनियोम ने अपने शोध के बाद ये बताया कि हालांकि हमारे दिमाग की स्मरण क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन एक समय के बाद वो भी थकने लगता है। बहुत अधिक जानकारियों को दिमाग में संजोने के चक्कर में हम कुछ जानकारियों को भूल जाते हैं और तभी हमें लगता है कि स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है। आप जानते हैं कि क्षमता से अधिक ईमेल आने पर हमारा मेल बॉक्स जाम हो जाता है। अब हम जब तक अनुपयोगी मेल को डिलीट नहीं कर देते तब तक नई मेल नहीं आ पाती। तो क्या इस बात को दिमाग पर लागू नहीं किया जा सकता? तो मेरे प्रिय मित्रों, पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन एक सीमा तक ही पढ़िए। इसके बाद दिमाग को आराम दीजिए और फिर पढ़िए। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं प्रो लिनहेशर। उन्होंने अपने शोध में पाया कि 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो सुबह उठकर पढ़ते हैं, उनकी याददाश्त रात में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में कहीं अधिक अच्छी होती है। चूंकि सुबह दिमाग खाली रहता है, इसलिए उसमें सूचनाओं के लिए अधिक स्थान रहता है। दिन चढ़ने के साथ साथ दिमाग में ढेर सारी भली बेसुरी बातों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है। इसके कारण नई बातों के लिए वहां गुंजाइश कम रह जाती है। तो नींद से ही जुड़ी एक और बात हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों ने खोजी है। उनके अनुसार यदि दोपहर में थोड़ी सी झपकी ले ली जाए, इससे दिमाग की थकान दूर हो जाती है। इससे हमारे सीखने की गति बढ़ जाती है। उन्होंने पता लगाया कि नवजात बच्चे ज्यादा देर तक इसलिए सोते हैं क्योंकि उन्हें नई बातों को सीखने तथा
अधिक हरकत करने के लिए अपने दिमाग को तैयार करना पड़ता है। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि विद्यार्थी जब स्कूल में होते हैं या अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग पर होने वाली सूचनाओं की जाल निरंतर बौछार उन्हें थका देती है। इससे सूचनाएं दिमाग की तंत्रिकाओं के में फंस जाती हैं। झपकी के दौरान दिमाग को इन सूचनाओं को व्यवस्थित करने का समय मिल जाता है। फिर ये व्यवस्थित सूचनाएं दिमाग में स्थायी रूप से जम जाती है। इससे याददाश्त पक्की हो जाती है। लेकिन याद रखिए कि झपकी का मतलब केवल झपकी होता है, सो जाना नहीं। यदि आपको सचमुच में मानसिक थकान लग रही है, तो 15 से 20 मिनट की झपकी लेने में संकोच न करें। लेकिन इतना ही, केवल इतना ही, इससे अधिक नहीं। क्या कोई ऐसी दवा बनी है जिससे स्मरण शक्ति बढ़ाई जा सके? डॉक्टर इस बारे में एकमत नहीं है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक एवं डॉक्टर्स का यही मानना है कि स्मरण शक्ति के लिए कोई दवा काम नहीं आती। हाँ, यदि कुछ दवाइयाँ और टॉनिक लेने से किसी को इस बात का अनुभव होता है कि उसकी स्मरण शक्ति बढ़ गई है, तो वो दवाइयों के कारण नहीं, बल्कि उन दवाइयों के उपयोग से उसमें आने वाले आत्मविश्वास के कारण होता है। सच तो यही है कि जब आप अपनी स्मरण शक्ति पर भरोसा करने लगते हैं, तो वो सचमुच में बढ़ जाती है। दवाई इससे अधिक कुछ नहीं करती, लेकिन इतना जरूर है कि कुपोषण का कुछ संबंध स्मृति से जरूर होता है, क्योंकि स्मृति मस्तिष्क नामक जिस अंग में स्टोर होती है, उसका भी तो स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए दवाई भले ही न सही, लेकिन हमारे आहार में कुछ ऐसी वस्तुओं का होना जरूर भरोसेमंद हो सकता है, जिनका असर हमारे शरीर के साथ साथ मस्तिष्क पर पड़ता है। इस दृष्टि से ग्लूकोज वाले पदार्थ खाने उपयोगी हो सकते हैं। फलों एवं सब्जियों में जो प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो भी मस्तिष्क की सेहत के लिए अच्छा माना जा सकता है। मछली एवं सोयाबीन की दाल को भी मस्तिष्क के लिए पौष्टिक भोजन कहा जाना गलत नहीं होगा। यदि आप लहसुन का उपयोग करते हैं, तो वो मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र को मजबूत और स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। स्मरण शक्ति का संबंध बहुत कुछ इस बात से भी होता है कि हम किसी भी सूचना को अपने दिमाग में किस तरीके से भेज रहे हैं। ये पाया गया है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, उसका लगभग 25% हमारे दिमाग में रह जाता है। जो बात हम सुनते हैं, उसका 35%, जो देखते हैं उसका 50% और जो बोलते हैं उसका 60% भाग हमारा मस्तिष्क ग्रहण कर पाता है। लेकिन जिसे हम करते हैं, दिमाग 95% तक स्वीकार कर लेता है। मैं समझता हूं कि इस बात को आपने खुद भी अनुभव किया होगा। हमें किताबों के वाक्य याद नहीं रहते, लेकिन फिल्मों के डायलॉग्स याद रहते हैं। मैं मुंबई के एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो मुगले आजम फिल्म के सारे संवाद जोंकातियों सुना सकते हैं, और उन्होंने ये संवाद किताब पढ़कर नहीं, बल्कि फिल्म को देख और सुनकर याद किए हैं। यदि हम किताब में कोई कहानी पढ़ते हैं, तो वो इतना याद नहीं रहती जितनी कि कहानी पर बनाई गई फिल्म को देखने से याद रहती है। लगभग आधी फिल्म को तो हम दोहरा ही सकते हैं। इस बात पर तो अविश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं है कि जब हम किसी को कोई भी बात बताते हैं, तो अपनी बताई हुई बात ज्यादा समय तक हमारे दिमाग में रहती है। चूंकि वो बात हमारी ही अपनी होती है, इसलिए उसे ग्रहण कर पाना मुश्किल नहीं होता। आप एक बस में बैठकर आधे घंटे तक शहर में यात्रा कीजिए, और ऐसा रोज 15 दिन तक कीजिए। अब यदि आपको एक कार दे दी जाए और कहा जाए कि आप उसी यात्रा को स्वयं कार चलाकर कीजिए, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। हालांकि आप 15 दिन तक प्रतिदिन उन्हीं सड़कों पर से गुजरे हैं, लेकिन खुद नहीं। सही रास्तों पर से गुजरना आपके लिए कठिन हो जाएगा। अब आप खुद गाड़ी चलाकर किसी प्रकार 2 दिन तक रास्तों पर से गुजर जाइए। अब आप पाएंगे कि वे सारे रास्ते आपको अच्छी तरह याद हो गए हैं। अब आप जान गए हैं कि किस मोड़ पर किधर मुड़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बस में बैठकर उन सड़कों पर से गुजर रहे थे, तब आप सड़कों को केवल देख रहे थे, इसलिए आपको वे कम याद है। लेकिन अब जब आप उन सड़कों पर से गुजरने का काम खुद कर रहे हैं, तो 2 दिन में ही वे सारी सड़कें आपको याद हो गई हैं। इसलिए मैं विद्यार्थियों से हमेशा कहता हूं कि क्लास के लेक्चर को ध्यान से सुनो। घर जाकर
किताब में उसे पढ़ो। अगले दिन उसी विषय पर अपने मित्रों से चर्चा करो और फिर उसे लिखो। आप पाएंगे कि अब वही विषय आपके दिमाग में कितनी मजबूती के साथ बैठ गया है। केवल बैठ ही नहीं गया है, बल्कि इस तरह पालथी मारकर बैठ गया है कि लंबे समय तक उठने का नाम ही नहीं लेगा। सच पूछिए तो आपसे अपने नोट्स बनाने की जो बात कही जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसे लिख लें। अन्यथा आप खुद सोचकर देखिए कि किसी भी टॉपिक पर नोट्स बनाने के लिए केवल उसी टॉपिक पर नहीं, बल्कि उस पूरे विषय के बारे में व्यापक और गहरी समझ होनी चाहिए। आप अभी विद्यार्थी हैं। जिस दिन आपको किसी भी विषय की व्यापक और गहरी समझ हो जाएगी, उस दिन तो आप व्याख्याता बन जाएंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि अभी आप में इतनी योग्यता ही नहीं कि आप अच्छे नोट्स बना सकें। फिर भी यदि अक्सर आपसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो केवल इसलिए ताकि आप अपने पढ़े हुए को लिखकर दोहरा लें। इससे वो विषय आपके दिमाग में ज्यादा अच्छी तरह बैठ जाएगा और अपेक्षाकृत लंबे समय तक याद भी रहेगा। जब आपको नींद आ रही हो, तब न पढ़ें। नींदी मानसिकता में पढ़ना ठीक उसी तरह से है जैसे 10 वॉट के बल्ब की रोशनी में रात में पढ़ना। इस समय आप मेहनत अधिक करते हैं, लेकिन फल उसकी तुलना में बहुत कम मिलता है, लगभग नहीं के बराबर। जब हमारा मस्तिष्क नींद की गिरफ्त में होता है, तब उसमें किसी भी नई सूचना को ग्रहण करने की क्षमता नहीं के बराबर रह जाती है। ठीक इसी तरह खाना खाने के तुरंत बाद भी न पढ़ें। हाँ, लेक्चर जरूर सुन सकते हैं। यदि अपनी तरफ से बैठकर पढ़ना हो, तो खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे का अंतर तो जरूर रखें। इसका भी बहुत स्पष्ट वैज्ञानिक कारण है। हमारे भोजन में स्टार्च, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट जैसे जो तत्व होते हैं, उनमें अल्कोहल के गुण पाए जाते हैं। इसीलिए हमें हल्का हल्का नशा सा होने लगता है। मैं समझता कि आपने इस बात का अनुभव जरूर किया होगा, और यदि नहीं किया है तो करके देखिए। यदि आप केवल फल और सलाद खाते हैं, तो खाने के बाद ताजगी बनी रहती है। यदि दाल, रोटी, सब्जी खाते हैं, तो ये ताजगी थोड़ी कम हो जाती है, और यदि आप चावल दाल खाते हैं, तब तो ताजगी गायब ही हो जाती है। क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की अधिकता हमारे अंदर नशा पैदा कर देती है। ये स्थिति भी एक प्रकार से उन्नीदेपन की स्थिति होती है। इस समय हमारा दिमाग इस बात के लिए अच्छे से तैयार नहीं रहता कि पढ़ी गई बातों का अच्छा बिंब बना सके। नतीजा यही होगा कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो आपकी मेमोरी में नहीं जाएगा। जब जाएगा ही नहीं, तो फिर बाहर निकलने की गुंजाइश ही कहाँ रह जाएगी। आपकी स्मृति कैसी है और आप किसी भी बात को कितने लंबे समय तक याद रख पाते हैं, ये सबसे ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं। और सच पूछिए तो यही तो है अध्ययन की कला। यदि हमें पढ़ने का सही तरीका मालूम हो जाए, तो वो हमारे दिमाग में न केवल जल्दी ही चला जाएगा, बल्कि दूसरी ओर उसे गायब होने में बहुत देरी लगेगी। साथ ही जब कभी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, तब हमारा दिमाग उसे हमें बहुत जल्दी उपलब्ध करा देगा। चूंकि ये एक स्वतंत्र विषय है, इसलिए मैं इसकी चर्चा आगे किया हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पूरे वीडियो की सबसे अच्छी सीख आपके लिए क्या थी, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।